नमस्ते। वांग्मय त्रैमासिक हिंदी पत्रिका के इस फेसबुक पेज पर थर्ड जेंडर विषयक जो 10 दिवसीय व्याख्यानमाला आज से प्रारंभ हो रही है, उसमें मैं थर्ड जेंडर समाज और हिंदी उपन्यास इस विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर रमाकांत राय इटावा में हूँ और मुझे रोहित यादव जी देख रहे हैं। रोहित जी, बताइए कि क्या आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं? नमस्ते। रोहित जी, मुझे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कृपया बताएं कि क्या आवाज़ भी मिल रही है। एक संकेत। नमस्कार अकरम जी, अकरम हुसैन अलीगढ़ से हैं। कृपया बताइए कि क्या आवाज़ मेरी आप तक सुनाई पड़ रही है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यज्ञदेव शर्मा जी मुझे देख रहे हैं, सबको मैं नमस्ते कहता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व एक आवश्यक मूल्य है। फ्रांस से जो क्रांति की बयार चली थी और मनुष्य मात्र के स्वायत्तता, स्वतंत्रता, समानता के लिए जो चर्चा चली थी, वह देशों को स्वतंत्र करने के क्रम में आगे बढ़ी और फिर आज जिस 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, तो इस 21वीं सदी में हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो भी वंचित, शोषित, दलित, पीड़ित तबका है, वह पीड़ित तबका अपनी गरिमा को प्राप्त करने के लिए, समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इसी में हम एक ऐसे समुदाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो समुदाय बरसों से, एक लंबे समय से हम लोगों के आसपास तो है, लेकिन बहुत उपेक्षित है, बहुत अलग। थर्ड जेंडर, जिसे हम हिजड़ा, खोजा, किन्नर, वृहन्नला, ट्रांसजेंडर आदि आदि नामों से जानते हैं। हमारे समाज में ये एक वर्ग एक अलग ही इकाई बना करके, अलग ही समुदाय में रहता है और हम उसे दूर से ही देख करके पहचान भी जाते हैं। क्या है हमारे मन में, हमारे समाज के मन में, समाज के लोगों के मन में इस समुदाय को देखते ही कैसी भावना आती है? मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम लोगों के मन में एक कुतूहल रहता है, एक उत्सुकता होती है, एक आश्चर्य की भावना होती है और हम उसी कुतूहल भाव से उनके पास जाते हैं। लेकिन अन्य विमर्शों की तरह, जैसे हिंदी में दूसरे विमर्श आए
स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आदि विमर्श जो उदारीकरण के बाद शुरू हुए, तो उसमें हर समुदाय, हर वर्ग का व्यक्ति अपनी स्वायत्तता, अपनी गरिमा की प्राप्ति के लिए, अपनी पहचान के लिए एक अलग तरह से विमर्श लेकर के खड़ा हुआ। उसी में एक यह भी चीज़ प्रारंभ हुई कि यह समुदाय भी अपने लिए एक पहचान के लिए एक प्रयास करना शुरू किया। तो हिंदी में भी इसको लेकर के लोगों ने रचनाएं की हैं। और आमतौर पे एक अंतर हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे दूसरे विमर्श, जो दो बड़े विमर्श हैं, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, उसमें वह विमर्श जिस तरह से आत्मकथाओं के माध्यम से आया, जेंडर वाला या थर्ड जेंडर वाला यह विमर्श हिंदी में आत्मकथा के माध्यम से नहीं, बल्कि मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ, उपन्यास, कमोबेश उस माध्यम से आया। हिंदी में तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, थर्ड जेंडर समुदाय की ओर से सिर्फ एक आत्मकथा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की मैं लक्ष्मी मैं हिजड़ा इस नाम से छपी है, और एक लंबा संस्मरण जो थर्ड जेंडर समुदाय से संबंध रखते हैं, गौरी सावंत, उनका छपा है। इसके अलावा थर्ड जेंडर की ओर से कोई ऐसी आवाज़ या कोई ऐसी चीज़ उस तरह से लिखे हुए लेखन वाले माध्यम से नहीं आई है। अलबत्ता कुछ उपन्यास जरूर आए हैं, और हम आज उन्हीं पर आपसे बात करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी में थर्ड जेंडर को केंद्र में रख करके अभी तक जो सबसे पहला उपन्यास प्रकाश में आया है वह है नीरजा माधव का यमदीप। इसके अलावा जो कुछ भी उपन्यास भी हैं वह भी उंगलियों पर गिने जा सकने वाले हैं। एक तो महेंद्र भीष्म का है मैं पायल और किन्नर कथा, दो उपन्यास हैं उनके। निर्मला भुराड़िया ने गुलाम मंडी लिखा है। प्रदीप सौरभ का एक उपन्यास आया था तीसरी ताली। एक अनुश्रिया त्यागी ने भी मैं भी औरत हूँ इस शीर्षक से एक उपन्यास लिखा। एक उपन्यास सुभाष अखिल का आया है दरमियाना के नाम से, और एक उपन्यास जिसे पिछले साल साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया, वह था चित्रा मुदगल का उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। गिनती के यही कुछ उपन्यास हैं जिनको लेकर के हम हिंदी में कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर पर या किन्नर पर एक विमर्श चला है। लेकिन उपन्यासों पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पर विचार कर लें कि हम इस समुदाय को, जिसे मैं थर्ड जेंडर अभी कह रहा हूँ, किस नाम से पुकारें। मैंने इससे पहले समाज में उन नामों की बात एक बार की कि किन किन नामों से हम जानते हैं। मैंने कहा हिजड़ा, खोजा, किन्नर, बृहन्नला, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर आदि आदि, छक्का, उभयलिंगी आदि आदि। लेकिन क्या है, किस एक कोई इस समुदाय के लिए कोई एक सर्वमान्य नाम क्या रख सकते हैं। प्रसिद्ध आलोचक, कथा आलोचक मधुरेश अपने एक आलेख में लिखते हैं कि जैसे कभी महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए एक सम्मानजनक शब्द हरिजन का उपयोग किया था, इसी सम्मान की चाशनी में लपेटकर इन्हें यानी इस समुदाय को किन्नर कहा जाने लगा है। उनकी बात बहुत ध्यान देने वाली है। सम्मान की चाशनी में लपेट करके कहा गया है शब्द किन्नर, और तर्ज है महात्मा गांधी के हरिजन शब्द के आधार पर।
लेकिन महात्मा गांधी का जो हरिजन शब्द था वह एक मौलिक कल्पना थी और इस समुदाय के लिए इवेंट की गई, खोजी गई, जो खोजा गया शब्द था। किन्नर शब्द में थोड़ी दिक्कत है। एक तो यह जो किन्नर शब्द है, यह किन्नर उस समुदाय के लोगों का वाची है जो भारत भूमि के किसी ऐसे दैवीय जगह पर रहा करते थे। हम जब कुछ पुराने प्राचीन ग्रंथों का प्रणयन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यह देखते हैं कि यक्ष, गंधर्व और किन्नर हमारे यहाँ बार बार आता है। तो उसी में एक किन्नर भी है। और हम लोगों ने बचपन में तो वो बहुत प्रसिद्ध कविता पढ़ी थी, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो वो किन्नर और थर्ड जेंडर समुदाय के लिए किन्नर अलग अलग चीजें हैं। हिमाचल के चंडीगढ़ में शिमला में रहने वाले एक प्रसिद्ध साहित्यकार एस.आर. हरनोट ने किन्नर नाम से ही एक बहुत प्यारी और अच्छी और चर्चित कहानी लिखी है। उस कहानी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में रहने वाले किन्नर समुदाय के, किन्नर जनजातियों के कुछ लोगों की चर्चा की है और उनके उस दुख का बयान किया है कि जब से हम लोगों ने इस समुदाय के लिए किन्नर शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है, तब से उस जनजाति के लोगों को क्या क्या परेशानी हो गई है। वह कहानी जो आधार प्रकाशन है, उस आधार प्रकाशन से जो प्रतिनिधि कहानियों की एक सीरीज उनकी है, आधार चयन कहानियाँ, उसमें प्रकाशित भी है और आप उसे देख सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किन्नर शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदी में ये हमें जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, उन लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस समुदाय के लिए एक सम्मानजनक, अच्छा और सकारात्मक और मानवीय किस्म की संज्ञा इनके लिए हम खोजें। अंग्रेजी में मैं इसकी तरफ नहीं जाता, हालांकि मैं प्रयोग कर रहा हूँ थर्ड जेंडर, लेकिन मैं अंग्रेजी में इसके लिए नहीं जाता। मैं तो ये देखता हूँ कि भारत में इस समुदाय के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी का जो कारण है वह अंग्रेज थे। जब अंग्रेज भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को बेरोजगार कर दिया। इससे पहले थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्ति राजाओं के, सामंतों के महलों में सुरक्षा गार्ड और हरम में भी सुरक्षा गार्ड का काम करा करते थे। इतिहास में मलिक काफूर एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जो अलाउद्दीन का सेनापति था और दक्षिण अभियान में भी गया था और वह इसी समुदाय से संबंध रखता था। तो एक ज़माना था जब यह समुदाय लड़ने का काम करता था, सुरक्षा के काम में लगता था और हरम में सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने सामंती व्यवस्था हटा दी, तो हरम की भी व्यवस्था हट गई। फिर उसके साथ थर्ड जेंडर के ये लोग भी बेरोजगार हो गए और फिर इन लोगों ने एक नया पेशा खोज लिया। और आप जानते हैं कि आजकल यह लोगों के शुभ अवसरों पर जाते हैं, ख़ास तौर से बच्चों के जन्म के समय पर, और नेक चार करते हैं, नेक मांगते हैं और फिर उसी से अपना गुजारा करते चलाते हैं। अब तो कई जगह ऐसे समुदाय भी आ गए हैं जिससे लोग थोड़े से डरने भी लगे हैं। मुझे कई बार रेल यात्राओं में भी इन लोगों से साक्षात्कार करने का मौका मिला है और वहाँ मैं ये जानता हूँ। हालांकि तब भी मैं यह जो बात मैंने शुरू में कही थी कि हम जो इसे कुतूहल की, आश्चर्य की दृष्टि से मुद्रा में देखते हैं, इसका एक बड़ा असर वहाँ है। जब मैं दुद्धी में था
और आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए एक फ़ीचर बना रहा था। तो उस फ़ीचर बनाने के क्रम में मुझसे दीपेंद्र सिंह सिवाच सर ने मुझसे ये अनुरोध कहा था कि मैं उस थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक फ़ीचर बनाऊं। और उस फीचर के क्रम में जब मैंने कुछ किन्नर समुदाय के लोगों से बात की थी, तो मैंने यह बात महसूस की कि वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की दिलचस्पी के केंद्र में मैं भी आ गया था कि मैं कैसे उन लोगों से बातचीत कर सकता हूँ या इस तरह की चीज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये बात कही कि हमको मतलब हिंदी समुदाय के, हिंदी जगत के लोगों को थर्ड जेंडर के लिए एक मानवीय किस्म की संज्ञा और मौलिक संज्ञा खोजनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने हरिजन शब्द की तलाश की थी, हमें भी किन्नर शब्द जो किसी समुदाय का वाचक पहले से ही है, उसको छोड़ करके कोई ऐसा वाचक शब्द, वाचक संज्ञा ढूंढनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अंग्रेज़ों के समय से अंग्रेज़ों ने ये जो चीज़ की, तो उसके बाद से यह समुदाय हम लोगों के आसपास यह घूमने फिरने लगा। और जो हम आज फिल्मों के माध्यम से भी, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी, मेरा ख्याल है वो अमर अकबर अंथनी नाम था, जिसमें वो बहुत प्रसिद्ध गाना था अयो बल्ली प्यार के दुश्मन, जिसमें कुछ इस समुदाय के लोग तालियां बजाते हुए गाना गाते हैं और प्रस्तुत करते हैं। वह एक मेरी नज़र में वह पहली छवि थी इनकी। और उसके बाद में एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई वेलकम टू सज्जनपुर नाम से, और वह भी उसमें आई। तो फिल्मों की बात मैं अभी नहीं करूंगा। फिल्मों की बात करने के लिए इस व्याख्यानमाला में प्रोफेसर कमलानंद झा सर हैं, वह फिल्मों में इस तरह इनकी उपस्थिति है, उस विषय पर बात करेंगे। मैं आज आप लोगों से हिंदी उपन्यासों में ये जो बात है उस पर कुछ करूंगा चर्चा। हिंदी में इन उपन्यासों को पढ़कर मैंने जो 6-7 उपन्यास 8 बताए, उन उपन्यासों को पढ़ करके हम हिंजड़ों के बारे में कई नई चीज़ें जानते हैं। मैं तो कहूँगा कि हम लोगों को इस समुदाय से अगर हम सीधा साक्षात नहीं कर सकते, उनसे हम संपर्क नहीं स्थापित कर सकते, तो हमें इनको अच्छे से जानने के लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। मसलन तीसरी ताली, बहुत शोध करके प्रदीप सौरभ ने यह उपन्यास लिखा है। और उसमें उपन्यास में उन्होंने, हालांकि वो उस उपन्यास में उन्होंने दूसरे ऐसे उपेक्षित वर्गों के बारे में, जैसे गे संवर्ग है, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी उन्होंने अपने कथानक में हिस्सा बनाया है। लेकिन बड़ा हिस्सा उनके कथानक में थर्ड जेंडर्स हैं, उस पर उन्होंने बहुत शोधपरक बातें की हैं। और उस शोधपरक बात में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे जिनके सालाना जो जलसा होते हैं, वह सालाना जलसा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में कुरांगम नामक गांव में आयोजित होता है। और एक बहुत दिलचस्प बात जो मुझे पता चली, और हम लोगों को मुझे तो कम से कम पहली बार पता चली, कि आखिर थर्ड जेंडर समुदाय अपने अंतिम संस्कार के कार्यक्रम कैसे करता है। थर्ड जेंडर के इस संस्कार के बारे में प्रदीप सौरभ के उपन्यास तीसरी ताली में बहुत मार्मिक तरीके से बताया गया है। हमें ये जानना चाहिए। उसमें एक पत्रकार है, वह पत्रकार छिप करके इनके इस संस्कार को देखता है, और उस क्रम में वह देखता है कि रात के समय आमतौर पे दूसरे समुदायों में दूसरे समुदायों में किसी का अंतिम संस्कार दिन के समय किया जाता है, लेकिन किन्नर इसे रात में करते हैं। और तो और उस उपन्यास में यह बात बताई गई है कि जब किन्नर किसी अपने समुदाय के व्यक्ति के लोगों को लेकर के शमशान घाट की तरफ जाते हैं, तो उसे जूते चप्पलों से मारते हुए चलते हैं। उसके पीछे यह मान्यता है कि यह दोबारा फिर से इस योनि में जन्म ना ले। आप जानते हैं,
हम सब लोग जानते हैं कि थर्ड जेंडर में पैदा होना एक शारीरिक समस्या है, एक शारीरिक विकृति है। यह कोई स्वाभाविक मतलब कोई अर्जित की हुई नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है, यह हो जाती है। यह गुणसूत्रों का कमाल है, यह गुणसूत्रों की वजह से हुआ है और इसका खामियाजा यह वर्ग ऐसे ऐसे भुगतता है। इस उपन्यास में मतलब कुछ उन दूसरी मान्यताओं के बारे में भी है कि यह समुदाय अपने लिए प्रेरणा स्रोत कहाँ से ले आता है। बहुचरा देवी की पूजा करना, या जो महाभारत काल का बहुत प्रसिद्ध पात्र है अर्जुन, उसके पुत्र अरवान नामक देवता से अपने संपर्क को जोड़ना, यह भी हम इस उपन्यास को पढ़ करके जान सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप यह बात समझें कि थर्ड जेंडर समुदाय के लोग अपने लिए भी, पूजा पाठ के लिए भी, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कहीं न कहीं स्रोत स्थापित कर लेते हैं। मैंने एक उपन्यास में ही पढ़ा कि थर्ड जेंडर समुदाय अपने को राम कथा परंपरा से भी जोड़ता है। कहते हैं कि राम जब अपने अनुज और अपनी पत्नी के साथ वनगमन के लिए निकले तो नदी के किनारे उन्होंने सभी अपने सब जो पीछे जो लोग अयोध्या वासी आ रहे थे उन लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। स्त्री और पुरुष दोनों को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन चूंकि थर्ड जेंडर को उन्होंने संबोधित नहीं किया, इसलिए थर्ड जेंडर वहीं उनका इंतजार करता रहा। और जब राम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अरे आप यहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने स्त्रियों और पुरुषों से तो कहा था, लेकिन हमें नहीं कहा था। तो राम ने उनसे कहा कि जाइए, आने वाले समय में आप सबके शुभ कार्यों में आप सबसे आगे रहेंगे, शुभ कार्य आपके हाथों संपन्न होंगे। तो जिनको हम समाज में एक अलग तरह के, एक कुतूहल की तरह देखते हैं, उन लोगों से हम शुभ कार्यों में उन लोगों को शुभ कार्यों में सबसे आगे बुलाते हैं। तो यह है इस समुदाय की बात। जब मैं इसी क्रम में जब आगे बात करूंगा तो ये मैं कहूँगा कि जो उनका उपन्यास है नीरजा माधव का यमदीप, उस उपन्यास में वह थर्ड जेंडर समुदाय के बहाने से सांप्रदायिकता की चर्चा लेकर के आती हैं और बताती हैं कि थर्ड जेंडर समुदाय में कोई भी गद्दी का मालिक हो सकता है, चाहे वह किसी भी हिंदू या मुसलमान किसी भी समुदाय से हो, और वह लोग चाहे वह हिंदू समुदाय के हों या मुस्लिम समुदाय के हों, वह बहुचरा देवी और अरवान देवता की ही पूजा करते हैं। तो उसमें यमदीप में नाज बीबी नाम का एक किन्नर है। उसका जो पहले वह हिंदू परिवार से आई हुई थे, उसका नाम नंद रानी था, लेकिन जब वह महताब गुरु की चेलिन बन जाती है तो उसका नाम नाज बीबी हो जाता है। और उसी में महताब गुरु एक जगह कहते हैं कि कोई जनेऊ पहनकर हिंदू बच्चा तो पैदा होता नहीं, न कोई मुसलमान बच्चा खतना करवा कर पैदा होता है। ये तो हम लोगों की भावना है कि यह मेरा अल्लाह है, यह मेरा गॉड है। सभी धर्म के लोगों का खून थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करिए, इसे देखकर कोई डॉक्टर या साइंसदान बता दे कि यह हिंदू का खून है या मुसलमान का, तो हम अपना नाम बदल दें। यह बात वो कहता है। यानी वो यह कहने की बात कर रहे हैं कि गुणसूत्रों के हिसाब से, शारीरिक संरचना के हिसाब से, रक्त संबंधों के हिसाब से हम किसी के धर्म की पहचान नहीं कर सकते। इसी तरह से थर्ड जेंडर के भी धर्म की पहचान नहीं की जा सकती। यहाँ एक और चीज़ मैं उपन्यासों के बहाने कहते हुए कहूँगा कि हिंदी में एक और समस्या है भाषा को लेकर। थर्ड जेंडर्स के लिए हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें, क्या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 चित्रा मुदगल का जो उपन्यास है, उसमें जो पात्र है उसका नाम है विनीत, वह बाद में विनीता बनता है। तो विनीत और विनीता, कब हम स्त्री रखें, कब हम पुरुष रखें? इसी तरह से महेंद्र भीष्म का उपन्यास है किन्नर कथा, तो उसमें भी एक पात्र है तारा, हम उसका
उल्लेख स्त्री में करें या पुरुष में करें। इस यमदीप में भी नाज बीवी का उल्लेख स्त्री में करें या पुरुष में। जो मैंने जिक्र किया प्रदीप सौरभ के उपन्यास तीसरी ताली का, तो उसमें भी क्या करें। हम देखते हैं कि हिंदी में और कई भारतीय भाषाओं में जो भाषा का स्वरूप है वह भी लिंगवादी है। या तो हम पुल्लिंग में बात करते हैं या स्त्रीलिंग में, और थर्ड जेंडर के लिए यह एक समस्या है। हम कई बार उसके लिए पुल्लिंगवाची शब्दों का प्रयोग करते जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि हम लेखक ही, कई जगह लेखकों ने ही उसके लिए स्त्रीवादी शब्दों का प्रयोग, स्त्रीवादी क्रियाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो हिंदी में ये एक समस्या है कि उसकी जो भाषा है वह भाषा भी लिंगवादी है। अंग्रेजी इससे मुक्त होने की कोशिश कर रही है। जैसे अंग्रेजी में चेयरमैन या इस तरह के जो प्रेसिडेंट या इस तरह के जो शब्द थे, उसके लिए उन्होंने चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन शब्द का, मैन ऑफ द मैच की जगह पर्सन ऑफ द मैच, इस तरह से उन्होंने शब्द इजाद करने शुरू किए हैं। लेकिन हिंदी में अभी भी राष्ट्रपति है तो वह राष्ट्रपति ही है, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही वहाँ उस पद पर क्यों न बैठ जाएं। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री ही होगा, चाहे उस पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी ही क्यों न स्थापित हो जाएं। तो जो पद नाम हैं वह भी हिंदी में लिंगवाची समझ में आते हैं। और जब हम थर्ड जेंडर पर केंद्रित उपन्यास पढ़ते हैं तो हमको इस समस्या से थोड़ा दो चार होना पड़ता है। मैं जो बात कह रहा था कि जो यमदीप है या प्रदीप सौरभ का उपन्यास तीसरी ताली है या महेंद्र भीष्म का उपन्यास किन्नर कथा है, उन उपन्यासों में भाषा की यह समस्या देख सकते हैं। मैंने जब बीते दिन महेंद्र भीष्म का उपन्यास किन्नर कथा पढ़ा, तो किन्नर कथा आप पढ़ेंगे तो वो मुझे एक परी कथा सरीखा, परी लोक की कथा जैसा उपन्यास लगा। हालांकि महेंद्र भीष्म ये कहते हैं कि उन्होंने बचपन में ये कहानी सुनी थी और लगभग 5 साल से वह इसे लिख रहे थे। लेकिन जब आप उस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें घटनाएं प्रधान हैं और एक ऐसे राजा के घर जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं जिसमें एक बच्ची होती है और दूसरी थर्ड जेंडर निकल आती है, और फिर थर्ड जेंडर के बीच में जा कर के वह कैसे वह एक सुखात्मक, वह अंत में सुखांत उपन्यास है। लेकिन जब हम उस उपन्यास को भी पढ़ते हैं तो हम यह चीज़ और देख सकते हैं कि थर्ड जेंडर समुदाय के लोग भी गद्दी के झगड़ों में आपस में भी उसी तरह से उलझते और लड़ते झगड़ते हैं जिस तरह से दूसरे समुदाय के लोग करते हैं। मैं आखिर में नाला सोपारा का थोड़ा सा उल्लेख और करूँगा, इसलिए भी कि समय का थोड़ा दबाव है, आधे घंटे में ही कर लेना था, तो मैं नाला सोपारा का थोड़ा सा उल्लेख और करना चाहता हूँ। नाला सोपारा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है चित्रा मुद्गल का कि वह गिलीगड्डू, आमा और दूसरे उपन्यासों के मुकाबले एक नई तरह की पृष्ठभूमि, नई तरह की भावभूमि पर चलता है और ठीक ही उसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 एक पत्र शैली में लिखा गया उपन्यास है। हालांकि कई बार उपन्यास पढ़ते हुए हमें यह बात खटकती है क्योंकि विनीत ही बार बार चिट्ठियां लिखता है और उसी की चिट्ठियां से, और एक तरफा चिट्ठियां लिखता है, वह चिट्ठियां भेजता है लेकिन उधर से जवाब क्या आता है यह हमें नहीं पता चलता। हम वह जवाब भी विनीत की चिट्ठियों में ही देख पाते हैं कि वह अपनी माँ को चिट्ठियाँ लिखता है और उसकी माँ उसके बदले में जो लिखती हैं उसी का संदर्भ देते हुए वह चलता है और इसी तरह से यह उपन्यास आगे बढ़ता है। ये एक नई प्रविधि थी उपन्यास लिखने की। लेकिन इस उपन्यास में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वह लगती है कि थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। थर्ड जेंडर के लोगों को जब ये पहचान हो जाती है कि हमारे घर का कोई बच्चा गुणसूत्रों की वजह से एक अलग ही किस्म के लिंग के साथ पैदा हुआ है, तो यह सूचना उनके अपने खुफिया तरीके से भी
उनके पास पहुंच जाती है और वह उसे ज़बरदस्ती उठा ले जाते हैं। हालांकि इस नए समय में अब यह बात चलने लगी है कि थर्ड जेंडर समुदाय के लोग भी अब इस बात को कहने लगे हैं कि नहीं, अब हम यह काम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ही उसे हम लोगों के समूह में भेजे, वरना हम ज़बरदस्ती उसे नहीं लाते। लेकिन हम यह देखते हैं कि अगर किसी परिवार में, किसी घर में कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो थर्ड जेंडर समुदाय के लोग उसे जबरन उठा ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा में विनीत ऐसे ही ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। वह भी एक होनहार छात्र है, गणित पढ़ना चाहता है, गणित में कुछ अच्छा काम करना चाहता है, पढ़ लिख करके नाम रोशन करना चाहता है। चित्रा मुद्गल ने बहुत अच्छे से दिखाया है कि उसका बड़ा भाई सामान्य है, उसका छोटा भाई भी सामान्य है, वह असामान्य है। वह सामान्य तौर पर उस तरह के लिंग के साथ नहीं उपस्थित है जिस तरह के लिंग की हमारे समाज में मान्यता है। तो वह यह बात कहती हैं, माने उसमें स्पष्ट करती हैं कि थर्ड जेंडर समुदाय कोई अचानक से, माने वो कोई चाही हुई चीज़ नहीं है, या हम चाह करके उसे नहीं कर सकते। वह सहज है। एक ही परिवार में 3 बच्चे हों, बड़ा बेटा और छोटा बेटा सामान्य हो सकते हैं, लेकिन बीच का बच्चा असामान्य हो सकता है। तो इस असामान्यता को ध्यान में रख करके ही हम किसी को सामाजिकता से, अपने घर परिवार से दूर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। और नाला सोपारा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब विनीत वापस माने जाता है, समुदाय के लोग उसे लेकर के चले जाते हैं, तो वहाँ वह अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बहुत कष्ट झेलता है। और उसके इस जिद के कारण, उसकी इस निष्ठा के कारण उसके जो गुरु हैं वह उसे इस बात की छूट दे देते हैं कि वह आधुनिक शिक्षा ग्रहण करे। वह कंप्यूटर सीखता है, वह पढ़ता है, और फिर इसी तरह से वह एक विधायक जी के यहाँ नौकरी भी प्राप्त करता है। मैं जो बात कहना चाहता था घर वापसी के बहाने, कि वह विधायक जी के एक ट्रैप में, मुझे यह उपन्यास पढ़ते हुए विधायक जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगा। मैंने कई उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन इधर बीच में एक ट्रेंड देखा है कि हिंदी में उपन्यास लिखते हुए हम किसी राजनेता को कभी अच्छा दिखा ही नहीं पाते। हम हमेशा उसे एक हिस्ट्री शीटर, एक गुंडा, एक इसी तरह के गुणों से लैस व्यक्ति, धनपशु किस्म के षड्यंत्र करने वाला, पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति की तरह देखते हैं। लेकिन नाला सोपारा में जो विधायक हैं वह शुरू में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, और उसमें वह इसके बहाने से, विनीत के बहाने से थर्ड जेंडर के लोगों को भी गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ मैंने महसूस की उसको पढ़ते हुए, वह यह भी कि इस उपन्यास में भी इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि विधायक जी विनीत के माध्यम से इस जेंडर के, इस समुदाय के लोगों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं, और विनीत एक दूसरा ही मामला चला पड़ता है। वह कहता है कि नहीं, हमारी इच्छा है, हमारी मांग है कि सभी जेंडर्स, सभी इस समुदाय के लोगों की ससम्मान घर वापसी हो। यानी अगर वह अपने घर जा सकते हो तो जाएं, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि क्या विनीत की घर वापसी हो सकती है? क्या किसी थर्ड जेंडर की उस समुदाय में रहने के बाद वापस अपने घर में वापसी हो सकती है? नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पढ़ते हुए हम इस चीज़ से जूझते हैं। आप देखिए कि विनीत के बड़े भाई के यहाँ जब उसकी विनीत की भाभी जब गर्भ धारण करती हैं, तो उसके बड़े भाई इस बात की भ्रूण की जांच करवाते हैं कि उसका लिंग तो सही से विकसित हो रहा है।
यह मानसिकता, यह मेंटालिटी कहाँ से आती है? एक ही घर में विनीत के आ जाने से सामान्य रहने वाला परिवार अपने आसन्न बच्चे को, आने वाले आगंतुक के लिंग को लेकर के इस तरह भी चिंतित है। तो यह भी चीज नालासोपारा में आती है। फिर पोस्ट बॉक्स 203 नालासोपारा तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चित्रा मुद्गल एक महिला हैं और माँ की पूरी संवेदना उन्होंने विनीता और उसकी माँ के चिट्ठियों के बीच में उतार दी है। मैं 3-4 उपन्यासों का मैंने उल्लेख किया, किन्नर कथा, तीसरी ताली, यमदीप और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा का। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी में थर्ड जेंडर को लेकर के जो भी चर्चा, जो सार्थक चर्चा शुरू हुई है, सिनेमा में ये बात आई है कि सिनेमा में उन्हें बहुत मजाकिया और बहुत घृणास्पद पात्र के तौर पर दिखाया गया है। हिंदी में यह बात उपन्यास बहुत अच्छे से लेकर के आ रहे हैं कि थर्ड जेंडर के लोगों को हिजड़ा नहीं, मनुष्य समझा जाए। यहाँ मैं यह बात, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि थर्ड जेंडर के लोगों को किस संबोधन से, किस संज्ञा से नवाजा जाए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपनी आत्मकथा मैं लक्ष्मी मैं हिजड़ा में अपने समुदाय के लोगों को हिजड़ा ही कहते हैं और यह उनका बहुत जबरदस्त स्वीकार है। जब मैंने वह आत्मकथा पढ़ी और मैंने जाना कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ठीक उसी तरह से अपने समुदाय के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है जिस तरह से कभी फ्रांस में रूसो ने किया था, जिसने सामान्य लोगों में जागरूकता फैलाई, जिस तरह से अपनी आत्मकथा लिख करके महात्मा गांधी ने किया था, जिस तरह से दलित और स्त्री समुदाय के लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिख करके इस समुदाय के लोगों को जागृत किया है, इसी तरह से थर्ड जेंडर समुदाय से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने यह काम किया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी है तो उस आत्मकथा में उन्होंने भिन्न भिन्न जो उन्होंने इस समुदाय के लिए जो काम किए हैं, जो सामाजिक सहभागिता से काम किया, उसको लेकर के उन्हें जो दुनिया भर के देशों में बुलाया जाता है, सलमान रश्दी वगैरह के साथ उन्होंने जो संवाद किए हैं, उस संवाद से इस समुदाय के बीच में एक नए जागरूकता का एक प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन हिंदी में ये जो उपन्यास आ रहे हैं, इन उपन्यासों का बहुत स्वागत किया जाना चाहिए, दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। यह उपन्यास हालांकि कोई एजेंडा के तहत नहीं आ रहे, इनका कोई पूर्व नियोजित प्लान नहीं है, इनकी कोई सेटिंग पहले से नहीं हो रही कि सब लोग इस पर लिखेंगे। जो जैसा महसूस कर रहा है वो उसी तरह से लिख रहा है। मैंने एक जगह महसूस किया था कि जो किन्नर कथा है, किन्नर कथा में महेंद्र भीष्म इस चीज़ को कहते हैं कि हिजड़े इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें मनुष्य समझा जाए, इंसान समझा जाए, हिजड़ा नहीं। तो यह बात नालासोपारा में घर वापसी की चर्चा, तीसरी ताली में इस समुदाय के लोगों के बारे में चर्चा, यमदीप जैसे उपन्यास में सांप्रदायिकता जैसी चीज़ों से लड़ने की उनकी कोशिश, उनका जज्बा, उनके समुदाय के बारे में जानने के लिए हम तमाम तरह के जो संदर्भ प्राप्त करते हैं, वह सब जानने के लिहाज से हिंदी उपन्यास एक बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ उपन्यासों के बहाने से थर्ड जेंडर समुदाय पर कुछ अपनी चर्चा पर चर्चा रखने की कोशिश की। समय की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा के तहत मुझे अपनी बात करनी थी। हालांकि मैंने तब भी मेरा ख्याल है कि कुछ 40 मिनट का समय लिया है। मैं वांग्मय त्रैमासिक पत्रिका के जो संपादक हैं मोहम्मद फिरोज़ अहमद, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि उन्होंने थर्ड जेंडर पर केंद्रित करके, आदिवासी समुदाय पर केंद्रित करके एक तरह से लेख पर लेख लिखवाए और किताबें संपादित की, अपनी पत्रिकाओं के अंक संपादित किए, और यह काम उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इस लिहाज से मैं
उनका बहुत आभारी भी हूँ और मैं इस मंच पर उन्होंने मुझे बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे यहाँ लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मैं आपके प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ मुझे सुनने वाले लोग हैं। अकरम जी की चर्चा मैंने कर ली थी, जगदेव सर की चर्चा कर ली थी, रोहित जी की बात हो गई थी, गौरव तिवारी सर नमस्कार, आवाज़ आ रही थी। हाँ, विजी नायर जी मुझे देख रही थी और गुड आफ्टरनून कहा है उन्होंने। शगुप्ता मैम, शगुप्ता नियाज जी ने भी थर्ड जेंडर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी किताबों का संपादन किया है। मैम अच्छे से जानती हैं, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं। रोहित जी ने कहा कि आवाज़ सही आ रही है। लता अग्रवाल मैम ने नमस्ते कहा है। भारती मैम ने नमस्ते कहा है। संजीव मौर्य जी ने भी एक उपन्यास का उल्लेख किया है, हाफ मैन। मैं अभी इस उपन्यास के बारे में नहीं जानता, जब मैं इसे पाने की कोशिश करूंगा। विकास प्रकाशन मुझे देख रहे थे। नितिन सेठी जी ने भी देखा। अनवर खान साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा, धन्यवाद। रश्मि गुप्ता जी ने देखना शुरू किया था। रोहित जी कह रहे हैं धन्यवाद। रश्मि गुप्ता, जागीर नागर जी देख रहे हैं। फिरोज खान सर कह रहे हैं कि सार्थक है, बहुत धन्यवाद आपको। अश्विनी पांडे जी ने भी कहा कि शोधपरक वक्तव्य है, बहुत धन्यवाद आपको। हृदयेश मयंक जी देख रहे हैं। शमशाद जी देख रहे हैं। रोहित जी को पुनः पुनः धन्यवाद। दिनेश जी देख रहे हैं। रश्मि गुप्ता जी देख रही हैं। सब लोगों को नमस्ते। भगवती वर्मा जी धन्यवाद, बिल्कुल कहा। तनवीर जी कह रहे हैं धन्यवाद। रश्मि गुप्ता ने कहा कि इनका पूरा जीवन ही संवेदनशील होता है, चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें। बहुत धन्यवाद मैम, मैंने अपनी बात शायद ठीक से रखी होगी, आपको पसंद आई होगी। लता अग्रवाल कह रही हैं कि उपयोगी वार्ता है, अच्छा धन्यवाद मैम। सुनीता गुप्ता जी देख रही हैं। रश्मि गुप्ता मैम ठीक है। विकास जी कह रहे हैं कि साहित्य के साथ आज सामाजिक सहयोग की भी ज़रूरत, हाँ एकदम बहुत ज़रूरत है। हमें उनको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, उनके साथ अपना संवाद कायम करने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ जो नाला सोपारा के बारे में कहना चाहता था कि नाला सोपारा उपन्यास में उन्हीं विधायक जी का पढ़ा लिखा भतीजा जब वापस आता है तो वह एक जश्न वाली पार्टी रखता है और उस पार्टी में वह अपने दोस्तों के बीच में इस चीज़ को रखता है कि यह देखा जाए कि थर्ड जेंडर समुदाय का लिंग कैसा होता है। ये एक बहुत छिपा हुआ प्रश्न है जो सामान्य लोगों के दिमाग में रहता है। जो लोग लिंगवादी समाज से हम लोग आते हैं तो हम लोगों के मन में ये चीज़ बहुत दबे छुपे सुसुप्तावस्था में रहती है और वह उस उपन्यास का सबसे करुण दृश्य है जिसमें विनीत और जो एक दूसरी पूनम नाम की जो थर्ड जेंडर होती है उसका बाकायदा ये लोग चीरहरण करते हैं और उसका जेंडर देखने की इनके मन में इच्छा है कि आखिर देखा जाए कि किस तरह का होता है। और यह देखने की भावना उन्हें बहुत क्रूर बनाती है और यह इस उपन्यास का सबसे मार्मिक बिंदु है जिसकी बात मैं करना चाह रहा था लेकिन उस क्रम में नहीं कर पाया। आपने अभी ये जो बात छेड़ी विकास प्रकाशन जी की ओर से जिन्होंने छेड़ा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि हमें उनके प्रति ज़्यादा सदैव होने की आवश्यकता है। मैं जब दुधी में था तो जब हमने उनसे संवाद कायम किया और मैं उनके साथ आइसक्रीम खाने के लिए जब एक दुकान में गया तो दुकानदार महोदय भी इस बात को लेकर के आश्चर्य कर रहे थे कि अरे सर इनका पैसा कौन देगा और आप क्यों दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ को लेकर के। और जब मैंने उनसे कहा कि नहीं ये बहुत सामान्य है और ये मेरे दोस्त हैं तो उनको बहुत दिनों तक आश्चर्य होता रहा। हालांकि वह मुझे बाद में इस चीज़ को देख करके फिर उनको लगा कि नहीं बात ये ठीक ही कह रहे हैं। उनसे मैंने आपसे बात की। भगवती वर्मा मैम कह रही हैं ठीक है। प्रिया श्रीवास्तव जी नमस्कार। उपेक्षा क्यों है? वही सबसे बड़ी बात है कि जिसकी तरफ चर्चा नाला सुपारा में भी की गई है थर्ड जेंडर वाले उपन्यास चित्रा मुदगल के उपन्यास में, उसमें इस बात कही गई है कि हमारा समाज एक लिंग पूजक समाज है।
खास तौर से हिंदू परंपरा में तो हम जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह शिवलिंग भी एक योनि में स्थापित है और हम उसी की पूजा करने वाले समुदाय के व्यक्ति हैं। तो उस समुदाय में जहाँ काम सूत्र की रचना होती है, जहाँ काम एक सूरज पालीवाल जी का एक बड़ा प्रसिद्ध लेख है, हालांकि बहुत सम्मति नहीं थी मेरी उससे, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ संकेत किया है कि हम एक ऐसे समाज में भी हैं जहाँ यह एक चतुष्टय पुरुषार्थों का हिस्सा है। तो उसमें एक ऐसा समुदाय जो इस वाले एंगल को नहीं छूता, वह एक महत्वपूर्ण बात तो है ही। और एक और जो चीज़ है कि हमारे समाज में हम गुरु ऋण और पितृ ऋण की एक चर्चा करते हैं। पितृ ऋण वह है जिसमें हम अपने माता पिता के उस कर्ज को उतारते हैं जो कर्ज उन्होंने हम लोगों का लालन पालन करने में हमारे ऊपर चढ़ाया है। और वह कर्ज कैसे उतारेंगे? वह कर्ज उतारेंगे जब हम संतानोत्पत्ति करेंगे। दुर्भाग्य से थर्ड जेंडर समुदाय संतानोत्पत्ति करने में अक्षम है, इसलिए भी इनकी उपेक्षा शायद होती है। तृप्ति मैम कह रही हैं कि धन्यवाद, विकास जी ने समय सीमा बढ़ाने पर विचार करने की बात की है। यज्ञदेव शर्मा कह रहे हैं कि हाँ, यज्ञदेव जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिंग संबंधी प्रकृति को लेकर जो सवाल आपने उठाया है उस संबंध में समाधान क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि एक बड़ी बात है कि हम क्या कर सकते हैं। हम थोड़ी सी सीख बांग्ला से ले सकते हैं या मराठी से ले सकते हैं। बांग्ला में लिंग भेद को लेकर के थोड़ी सी निरपेक्षता है कि कोच्छे कोथाय जाच्छे जल खावे। तो इसमें हम ये नहीं पता चल रहा कि मैंने यह प्रश्न तीन जो प्रश्न किए वह किसी स्त्री से किए या किसी पुरुष से किए। यह किसी भी निरपेक्ष किस्म के व्यक्ति से हो सकती है। हिंदी की अपनी यह एक विशिष्टता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब हम उनके प्रति सदैव होंगे तो एक नई संरचना करें। जो रचनाकार हैं उनको ये चीज़ खोजनी पड़ेगी, उन्हें करना पड़ेगा कि वह उसके लिए इस तरह का कोई लिंग निरपेक्ष भाषा खोजें और उनके संवाद उसी तरह से रखें। कैसे कर सकते हैं ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा ज़रूर कि विनीत के बारे में चर्चा करते हुए या मनीष के बारे में चर्चा करते हुए या थर्ड जेंडर के जो भी पात्र हैं उपन्यासकार उसके बारे में चर्चा करते हुए कहीं कहीं पुल्लिंग और कहीं कहीं स्त्रीलिंग का व्यवहार करते हैं। किन्नर कथा में भी ये चीज़ है। तो यह पाठक को थोड़ा सा रोकती है। खुद हमें नहीं पता कि मैं उससे संवाद करूं तो उसके प्रति स्त्रीलिंग का व्यवहार करूं या पुल्लिंग का व्यवहार करूं। तो ये बात तो हमें अपनी भाषा में इतना लचीलापन, इतना सदैवपन ले आना पड़ेगा। यह बात मैं कहना चाह रहा था। ये एक संकट है। इस संकट से हमारी भाषा को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा अंग्रेजी में ये चीज़ थी, चेयरमैन था, मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द प्लेयर था। तो हम अंग्रेजी वालों ने तो उसको बदल दिया, उसकी जगह पे स्थानापन्न शब्द चुन लिए, चेयरपर्सन चुन लिया, प्लेयर ऑफ द मैच चुन लिया। हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी अपने एक शुरुआत कर सकते हैं। पहले तो हमें इस समुदाय के लोगों के लिए ही कोई एक अच्छी संज्ञा ढूंढनी है। लवलेश जी नमस्कार, आपने तारीफ की, धन्यवाद। भारती मैम धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। लता मैम बता रही हैं कि आदरणीय मेरे द्वारा संपादित किन्नर आधारित लघु कथा संग्रह है एक। मुझे उपन्यासों पर बात करनी थी, इसलिए कहानियों पर मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन मैं उसे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। एक उपन्यास, एक संपूर्ण कविता संग्रह, इसी विषय पर सब मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। उपन्यास एवं कविता संग्रह तैयार है। अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। दुर्व्यवहार क्यों है सर? दुर्व्यवहार के पीछे वही उपेक्षा वाली भावना है, कुतूहल वाली भावना है, दुर्व्यवहार नहीं है। जब इस समुदाय का व्यक्ति हमारे यहाँ कोई नए संतति के आने के बाद आता है तो हम उसको बहुत प्यार से, मनुहार से पेश आते हैं। वो तो हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही की मांग करते हैं।
मैंने जो बात कही कि अंग्रेजों ने उनको इस पेशे में ढकेल दिया, नहीं तो यह काम पहले पंवरिया लोगों का था। पंवरिया आते थे और घर घर घूम करके जाते थे, फिर थर्ड जेंडर के लोग जा कर के करने लगे। तो उनके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार उस कुतूहल में करते हैं, यह जानने की इच्छा में करते हैं। हमारे मन में उनको लेकर के एक कुंठा है कि इनका लिंग कैसा है, ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह का इनका जीवन, इन सब को लेकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उपन्यास पढ़ने पर इन प्रश्नों का हल मिलेगा और तब आप उनके प्रति इस तरह की दुर्भावना भी नहीं रखेंगे। जरूर मैम, जरूर उन पर, लता मैम कह रही हैं कि उनके लिखे हुए पर मैं चर्चा करूंगा, जरूर करूंगा। शुभी गुप्ता मैम शोधपरक व्याख्यान कह रही हैं। मैं किन्नर को लेकर के मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी बातचीत और हो ही जाए, किन्नर को लेकर किस नवीन दृष्टिकोण पर अभी कार्य की संभावना देखते हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी बहुत संभावनाएं हैं कथा क्षेत्र में, उनकी आत्मकथाएं आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और अच्छी, जिस पर सबसे अधिक अच्छे से बात होगी। मैं उपन्यास को कहता हूँ कि वो एक तीसरे भोगे हुए आदमी का है। जब उनकी ओर से आत्मकथाएं आएंगी तो उन आत्मकथाओं से उनका पन्ना बहुत अच्छे से खुलेगा, उस पर और अच्छे से साहित्य लिखे जाने की आवश्यकता है, उनके प्रति मानवीय होने की आवश्यकता है, उनके प्रति एक सदैव दृष्टिकोण हमको अपनाना पड़ेगा, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। दया कनौजिया जी ने ज्वाइन किया, धन्यवाद। शैल यादव जी नमस्कार। मैंने तत्संबंधी जो साहित्य पढ़ा उसमें जो भाषा का, जरूर मैडम इस पर आप लिखिए कि स्वाभाविकता प्रभावित होती हुई प्रतीत हुई, एकदम जरूर होता है, भाषा को लेकर के एक समस्या है, इसकी तरफ मैंने संकेत किया। दीपांकर पाठक जी नमस्कार। अस्तित्व उपन्यास का जिक्र किया है, अस्तित्व उपन्यास की लेखिका गिरजा भारती जी भी आपके व्याख्यान को देख रही हैं, स्वागत गिरजा जी, अच्छा नमस्कार। मैंने आप लोगों से पर्याप्त संवाद किया। गौरव यादव जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। फिर से आपसे कभी किसी अन्य विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। पुनः धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्ते।